तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो पेड़ पर खड़ा होकर अपने सामने के अपोनेंट को देख रहा था। गाइस इस बंदे का नाम होता है डॉलर। डॉलर के सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल बीस्ट था जो काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से डॉलर की तरफ बढ़ा था और तुरंत वो एक काफी खतरनाक दहाड़ निकालकर सीधे डॉलर पर अटैक कर देता है। वहां पर जो डॉलर होता है वह तुरंत हवा की स्पीड के साथ सीधे उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। डॉलर काफी खतरनाक और पंचेस मारकर सीधे उस मॉन्स्टर को उड़ाकर जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद जो डॉलर होता है वो अपना फाइनल अटैक तुरंत उस मॉन्स्टर पर करता है। डॉलर की पंच में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी कि सीधे वो मॉन्स्टर जाकर जमीन पर गिरता है और तुरंत उसकी पूरी बॉडी धमाके में उड़ जाती है। पूरे चारों तरफ एक काफी बड़ा धमाका दिखाई दिया जाता है। वहां पर जो डॉलर होता है वह तुरंत उस बिस्ट के पास जाकर सीधे उसके बिस्ट कोर को उसकी बॉडी से निकाल लेता है। उसके बाद जो डॉलर होता है उसके बिस्ट कोर को ले जाकर एक ऑक्शन हाउस में एक लेडी के पास सीधे फेंक देता है। वो जो लेडी होती है वह तुरंत डॉलर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गाइस इस स्टोन की ओनर का नाम था लीफे। लीफे डॉलर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत वह डॉलर के बिस्ट कोर को चेक करके डॉलर को बहुत सारे सोने के सिक्के दे देती है और फिर वह सीधे डॉलर के पास आने लगती है। वहां पर जो डॉलर होता है वो सारे सोने के सिक्के को इकट्ठा कर लेता है। वहां पर लीफे सीधे डॉलर के पास आते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ टाइम मेरे रूम में बिताना पसंद करोगे? वहां पर डॉलर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे उसे साइड करते हुए कहता है, हटिए मेरा काम हो गया। उसके बाद वहां पर जो डॉलर होता है वो सीधे उस स्टोर से बाहर चला जाता है। वहां पर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक में थी। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं, अरे ये तो डॉलर है ना? हाँ भाई ये तो डॉलर है। डॉलर कुछ दिन पहले से काफी ज्यादा चर्चित हो गया है क्योंकि इसने बहुत सारे पावरफुल बीस्ट को किल किया है और इसने तो एक काफी खतरनाक अपनी इमेज बना ली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉलर जैसे ही स्टोर से बाहर निकलता है एक लड़की सीधे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, डॉलर मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वहां पर डॉलर तुरंत उसके हाथ को छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। वहां पर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, डॉलर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। वहां पर डॉलर पीछे मुड़ते हुए कहता है, मिस ली आपका एक फियांसे भी है तो आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वहां पर जो मिस ली होती है वह कहती है, वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, मुझे भी थोड़ा भी पसंद नहीं है, मैं उसके साथ एक पल भी बिताना पसंद नहीं करती हूँ। तुम एक बार हाँ बोलो, मैं उसे जान से मार सकती हूँ। पर डॉलर उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है सीधे डॉलर की तरफ। डॉलर जंगल में जाकर तुरंत एक जगह अपना मास्क निकालता है। गाइस डॉलर का नाम चू फैंग था जो चू फैमिली का एक बंदा था और जिस लड़की से अभी वह मिला था वह उसकी फियोंसे थी, लेकिन वह लड़की काफी ज्यादा एक हरामी व्यक्ति थी। वहाँ पर जो डॉलर होता है वह तुरंत चू फैंग बनकर फिर से अपने कमरे में जाता है। वह देखता है कि उसकी बहन और छोटी बहन को कोई बंदा परेशान कर रहा था। वहाँ पर सीधे चू फैंग वहाँ पर पहुंचता और कहता है, क्या हुआ दीदी? तभी वहाँ पर हमें एक बंदे की तरफ दिखाया जाता है जो चू फैमिली का एक सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है चू क्विंग। और ये चू क्विंग बोलता है, फैमिली एल्डर ने मुझे तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन को शादी के लिए ले जाने आया हूँ। वहाँ पर चू फैंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तू एक काफी ज्यादा नालायक बंदा है, मैं तेरे हाथ में अपनी बहन का हाथ कभी नहीं दूंगा, तेरे जैसा घटिया आदमी ना। तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है। गाइस ये चू किंग की बहन होती है। मिस ली आते ही चू फैंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे देखो कौन बोल रहा है, ये तो वही है ना जो थोड़ा भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। मेरा भाई तुम लोग पर दया दिखा रहा है पर फिर भी तुम लोग तो एकदम कचड़े में ही रहना पसंद करोगे। वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा चू फैंग की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि फैमिली एल्डर की बातों को न मानो। वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत मिस ली को देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा घटिया औरत हो, तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर चू किंग को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो अपना प्रेशर सीधे चू फैंग पर डाल देता है और कहता है, साले कचड़े तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बहन को ऐसा बोले। वहाँ पर चू फैंग की बहन उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन चू फैंग कहता है, दीदी आप साइड हटिए,
चू फेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके प्रेशर को एक ही झटके में तोड़ देता है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वह तुरंत एक पत्र निकालता है और सीधे चुई किंग की तरफ फेंक देता है। गाइस ये चैलेंज लेटर होता है। वहाँ पर चुई किंग इसे देखकर कहता है ये क्या है। वहाँ पर चू फेंग बोलता है यह एक चैलेंज लेटर है, 3 महीने बाद मेरा और तुम्हारा सामना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी बहन से एंगेजमेंट तोड़नी होगी, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो। वहाँ पर तुरंत क्विंग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता और कहता है ठीक है, मेरा और तुम्हारा 3 महीने बाद सामना होगा। वहाँ पर चू फेंग बोलता है तो ठीक है, मेरे घर से निकल जाओ, अब सीधे 3 महीने बाद अरीना में मिलेंगे। वो दोनों वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तभी उसकी जो बहन मिस ली होती है वह चू फेंग से कहती है 3 महीने बाद मैं तुम्हारे लिए दुकान का जुगाड़ कर दूंगी, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा सारी हड्डियां तोड़ देगा, तो तुम्हें कुछ तो काम करने के लिए चाहिए होगा ना। और ये बात बोलकर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। तभी जो चू फेंग की बहन होती है वह सीधे चू फेंग के पास आती है और कहती है चू फेंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो ना क्विंग कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम उसका सामना कैसे करोगे? तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है। चू फेंग कहता है दीदी आपको क्या हुआ? वहाँ पर चू फेंग तुरंत उसे बिस्तर पर लेटाता है। चू फेंग देखता है कि उसकी बहन की पूरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में आइस एनर्जी निकल रही है। वहाँ पर चू फेंग बोलता है छोटी बहन तुम इसकी देखभाल करो, मैं जाकर जंगल से पहले कुछ जड़ी बूटी लाकर पेस्ट बनाकर अपनी बहन को खिलाता हूँ ताकि वह ठीक हो जाए। उसकी छोटी बहन हाँ में सीढ़ी लाती है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो जंगल में जाकर बहुत सारे औषधियों उसको निकालने लगता है। चू फेंग की फैमिली में केवल वही 3 लोग थे और मेन फैमिली उनके साथ काफी ज्यादा गंदा व्यवहार करती थी। तभी चू फेंग को अपने पास कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है। वहाँ पर चू फेंग कहता है कौन है, और तुरंत वो अपने पीछे देखता है। उसके पीछे पेड़ की खाली जगह में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। गाइस ये लोग क्विंग के भाई बहन होते हैं। वहाँ पर जो किंग का भाई होता है वह तुरंत चू फेंग की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है ए कचड़े चल चुपचाप, तेरे पास जितने भी औषधि है ना वो मेरे हवाले कर दे। चू फेंग को याद आता है ये तो वही बंदा है जो इसकी बहन को छेड़ा करता था, लेकिन मेन फैमिली में इसका भाई क्विंग था जिसकी वजह से इसे कोई भी सजा नहीं मिल पाती थी। वहाँ पर चू फेंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी क्विंग का भाई इतना ज्यादा चू फेंग को शांत हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है चुपचाप मुझे वो सारी हर्ब देता है या नहीं, या मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। वहाँ पर चू फेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें सारी हर्ब्स दे देता हूँ। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो तुरंत अपने पास से निकाल कर उसने जितनी भी हर्ब्स को इकट्ठा किया था वो तुरंत क्विंग के भाई को दे देता है। चू फेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चू फेंग पेड़ पर चढ़कर उनका पीछा कर रहा था और कहता है अब डॉलर बनने का समय आ चुका है, अब मैं इनको बताऊंगा मेरी बहन को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्विंग का भाई होता है वो अपने सभी साथियों के साथ चू फेंग का मजाक उड़ाते हुए जा रहा था और उसकी बहन के बारे में कुछ गंदी गंदी बातें भी बोल रहा था और वो लोग काफी ज्यादा हंसते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें पीछे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। पीछे वो लोग देखते हैं कि एक मास्क वाला बंदा सीधे उनके सामने खड़ा था। वहाँ पर तुरंत डॉलर बोलता है चुपचाप तुम्हारे पास जितने भी चीज है ना वो मेरे हवाले कर दो, साथ ही साथ अपनी स्पेस रिंग भी मुझे दे दो। अगर तुम लोग चुपचाप नहीं मानोगे तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तुम लोग की हड्डियां भी नहीं बचेगी। यह बात सुनकर क्विंग का भाई काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तू जानता है मैं कौन हूँ, और तुरंत अपने साथियों से डॉलर पर अटैक करवा देता है। डॉलर कहता है तो ठीक है। उसके बाद जो डॉलर होता है वो एक ही मुक्के में उसके सभी साथियों को उठा कर इधर उधर फेंकने लगता है। और इस नजारे को देखकर वहाँ पर क्विंग का भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो तभी डॉलर उसके पास सीधे आ जाता है। इतनी खतरनाक स्पीड से डॉलर उसके पास आता है कि क्विंग का भाई सीधे डर जाता है। वहाँ पर डॉलर बोलता है चुपचाप। वहाँ पर वो कहता है तू नहीं जानता मेरे को, मेरा भाई कौन है। वहाँ पर डॉलर बोलता है तो ठीक है, जा अपने भाई से पूछ कर आ कि आखिर वो है कौन। डॉलर एक मुक्के सीधे उसके पेट पर मारता है जिससे किंग का भाई सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। उसके पूरे मुंह से खून गिरने लगता है। वहाँ पर डॉलर फिर से क्वीन के भाई के पास जाता है और अपनी लात से सीधे इतना खतरनाक क्वीन के भाई को मारता है कि क्वीन का भाई पूरा ही एकदम मुंह से खून उगलने लगता है। उसका कोर भी बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। इस नजारे को देखकर वहाँ पर क्वीन का भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
उसकी पूरी बॉडी से ही खून निकल आता। डॉलर बोलता है चुपचाप मुझे अपने स्पेस रिंग दे। वहाँ पर क्विंग का भाई एक ही झटके में तुरंत अपना स्पेस रिंग अपने अंगुली से निकालकर डॉलर को दे देता है। वहाँ पर डॉलर बोलता है तुम्हारी इस मदद के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर क्विंग का भाई अपने सभी साथियों के साथ लड़खड़ाते हुए जाने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में डॉलर को ही देख रहा था। वहाँ पर जो डॉलर होता है वो फिर से जंगलों में चलकर अपना चू फेंग का रूप धारण कर लेता है। चू फेंग जंगलों में आगे बढ़ा था, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि कभी से कोई इसका पीछा कर रहा है और शायद उसने उसकी डॉलर की आइडेंटिटी भी देख ली है। तभी अचानक से जो चू फेंग होता है वो एक ही स्पीड के साथ उस बंदे को ढूंढ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्टोर की मालिक ली फे थी। वहाँ पर चू फेंग बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी, चुपचाप सही सही बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वहाँ पर स्टोर की मालिक लीफी बोलती है अरे मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो चू फैमिली का सबसे ज्यादा नकारा बंदा होगा। वहाँ पर जो चू फेंग होता है वो अजीब नजरों से लीफे को देखता है। वहाँ पर लीफे कहती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। वहाँ पर चू फेंग बोलता है मुझे तुम पर विश्वास कैसे होगा, पता नहीं तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। वहाँ पर वो लड़की बोलते नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपने हाथ में एक काली गोली निकालता और कहता है ये गोली खाओ। वहाँ पर वो लड़की बोलती है अरे ये गोली कैसी है। वहाँ पर चू फेंग बोलता है यह एक जहर की गोली है, जब तुम इसे खा लोगी ना, अगर तुम मेरी आइडेंटिटी किसी को भी बताने की कोशिश करोगी तो मैं बैठे बैठे ही तुरंत इस जहर को ट्रिगर कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी जान एक ही झटके में जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी जान मेरे हाथों में रहेगी। वो लड़की बोलती है अगर मैं ना खाऊं तब। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपने हाथों से उस लड़की को गोली खिला देता है और तुरंत वहाँ से गोली खिलाकर चू फेंग भाग जाता है। वह लड़की खांसने लगती है और गुस्से में चू फेंग की तरफ देखते हुए बोलती है मैं तुम्हें देख लूंगी, पहले मुझे किसी भी हालत में इस जहर से छुटकारा पाने की जरूरत है। वह गुस्से में चू फेंग जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते को देख रही थी और वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चू फेंग की तरफ जो सीधे अपनी बहन के पास पहुंचता है। वो अपनी बहन को देखता है, उसकी बहन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में आइस एनर्जी बाहर निकल रही थी। चू फेंग तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचता है और अपने पास से इकट्ठा हुआ हर्ब से सीधे एक पिल बनाकर अपनी बहन को खिला देता है, जिससे धीरे धीरे उसकी बहन की हालत में सुधार आने लगता है और उसकी बहन को होश आने लगता है। वह चू फेंग की तरफ शौक में देखती है और कहती है चू फेंग तुम ठीक हो, और वह काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि चू फेंग ठीक हो। चू फेंग कहता है हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। वहाँ पर चू फेंग मनी मन डिसाइड करता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है ताकि मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं। वहाँ पर चू फेंग तुरंत एक कमरे में जाता है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। चू फेंग की बॉडी के चारों तरफ काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी घूमने लगती है। उसके बाद चू फेंग को होश आता है कि आज से 3 महीने पहले क्विंग और उसके फैमिली के लोगों ने उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से मार दिया था, जिससे वो पूरा एकदम अधमरा हो गया था और उसे जंगल में फेंक दिया गया था। लेकिन उसका खून जाकर एक पेड़ से टच हो गया था, वो पेड़ चमकने लगा था और उस पेड़ ने चू फेंग को काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड की थी और चू फेंग की कोर को भी ठीक कर दिया था। चू फेंग को एक सी ऑफ सोल भी मिला था। उस सी ऑफ सोल में उसे माउंट ऑफ अलाइनमेंट नाम का एक पत्थर मिला था। उस पत्थर ने चू फेंग की बॉडी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था और उसकी कल्टीवेशन को वो काफी स्पीड के साथ बढ़ाता था। उसके लिए मॉन्यूमेंट ऑफ अलाइनमेंट एक चमत्कार की तरह था। उसके सी ऑफ सोल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ भी था जिससे बहुत ही भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती थी और पत्थर से भी काफी ज्यादा भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती थी। इस टाइम चू फेंग लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। कुछ टाइम में चू फेंग की कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ बढ़ी थी और वहाँ पर चू फेंग थोड़ी देर में लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब भी हो जाता है। यह देखकर चू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्विंग इस समय लेवल 6 पर है, मुझे और भी ताकत की जरूरत है। अभी 3 महीनों का टाइम है, मुझे जितना हो सके उतने लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा।
मुझे मैक्सिमम लेवल 9 तक पहुंचना होगा, जिससे मैं उस क्वीन को बहुत ही बुरी तरह से पीट सकूं। तब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी बहन को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। चू फेंग को फाइटिंग की आवाज आती है। चू फेंग तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और वह देखता है कि उसकी छोटी बहन घायल हो चुकी है। तुरंत चू फेंग अपनी छोटी बहन को एक हर्ब देता और कहता है, तुम इस हर्ब का सेवन करो और जल्दी से तुम कमरे में जाओ, मैं इन लोग को देखता हूँ। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपने सामने देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि क्विंग था। वहाँ पर क्विंग को देखकर चू फेंग बोलता है, अभी फाइट में 3 महीने बाकी हैं। क्या तुम चैलेंज और कॉन्ट्रैक्ट को भूल चुके हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की। वहाँ पर क्विंग बोलता है, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर उसे देखने आया हूँ। आखिर वह मेरी होने वाली पत्नी है, उसका ध्यान रखना तो जरूरी होता है ना। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, यह हमारा फैमिली मैटर है और तुम इसमें अभी इंटरफेयर मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी क्वीन के पीछे से एक गार्ड निकलता है जो लेवल 3 का होता है और वह कहता है, तू कचड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू क्वीन से ऐसी बातें करे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। और तुरंत वो अपनी लेवल 3 की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वह काफी स्पीड के साथ सीधे चू फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। चू फेंग उसे एक लात मारकर और उससे काफी आसानी से फाइट करने लगता है। चू फेंग कहता है, तुम जैसे छोटे लोग। उसके बाद जो चू फेंग होता है वह तुरंत काफी खतरनाक एक मुक्का सीधे उस बंदे को दे मारता है। चू फेंग का मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि जैसे उस बंदे से उसका मुक्का टकराता है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। वहाँ पर किंग बोलता है, अच्छा तुम लेवल 5 तक पहुँच चुके हो, चलो अब 3 महीने बाद कुछ तो फाइटिंग में मजा आएगा। मैं सोचा था कि तू तो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, मैं तुम लोग का ऐसा हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर किंग बोलता है, तुमने मेरी गार्ड की पिटाई की है, इसके लिए तुम्हें एल्डर को एक्सप्लेनेशन देना होगा। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, तू मेरे घर में ऐसे आकर एक्सप्लेनेशन मांगेगा, चल चुपचाप यहाँ से निकल जा। वहाँ पर किंग बोलता है, चलो 3 महीने बाद मैं तुम्हारा वो हालत सभी एल्डर के सामने करूंगा ना कि तुम चलने फिरने में भी काबिल नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। 3 महीने बाद सीधे एरिना में मिलते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। दिखाया जाता है जो जंगलों में घूम रहा था। चू फेंग जंगल में स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढ रहा था ताकि वह उसका उपयोग करके लेवल 6 तक पहुंच सके। वहां पर जो चू फेंग होता है वो अपने सामने एक प्लांट को देखता है। चू फेंग जाकर तुरंत उस प्लांट को तोड़ लेता और कहता है, ये तो पर्पल स्प्रिट ग्रास है, ये ग्रास काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, यह केवल 7 ही साल पुराना है। मुझे लगभग 10 साल पुराना पर्पल स्प्रिट ग्रास चाहिए जिसका उपयोग करके मैं आसानी से लेवल 6 तक पहुंच सकता हूँ। वहाँ पर चू फेंग सोचता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सी ऑफ सोल में मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन के पास इस पर्पल स्प्रिट ग्रास को लगा दूंगा, जिससे इसकी बढ़ने की गति काफी ज्यादा तेज हो जाएगी और यह कुछ ही दिनों में 10 साल पुराना हो जाएगा और इसका सारे इफेक्ट्स भी वैसे ही होंगे। उसके बाद चू फेंग तुरंत उसे अपने सी ऑफ सोल में रख लेता है। तभी चू फेंग को नदी में तैरती हुई एक बॉडी दिखाई देती है। यह जो लड़की थी वह सीलिंग एकेडमी की एक टीचर थी। वहाँ पर चू फेंग शौक में उस लड़की को देखता और कहता है, आखिर ये लड़की है कौन, ये तो घायल लगती है। चू फेंग तुरंत नदी में जाता और तुरंत उस लड़की को बचाकर नदी से बाहर निकालकर पास के ही गुफा में उसे ले कर जाता है। चू फेंग उस लड़की की कंडीशन को चेक करता है। वह लड़की काफी ज्यादा घायल थी, उस पर स्नेक की पॉइजन का भी असर था। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उस लड़की की मेरिडियंस पर थोड़ा सा इधर उधर मारता है, जिससे उस लड़की की बॉडी के अंदर से पॉइजन धीरे धीरे कम होने लगता है। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, अरे इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस पर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक ने अटैक किया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी में ही जहर फैल चुका है। वहाँ पर चू फेंग के इलाज करने से धीरे धीरे लड़की को होश आने लगता है। लड़की अपने सामने चू फेंग को देखती है, वह तुरंत अपनी स्वाड को समन कर लेती है, चू फेंग पर तान देती है और कहती है, तुम कौन हो। वहाँ पर चू फेंग थोड़ा हंसते हुए बोलता है, अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। वह लड़की अपनी कंडीशन को देखती है और कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई। उसके बाद वह चू फेंग की तरफ देखती है और कहती है,
तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। उसके बाद वह लड़की अपनी बॉडी की कंडीशन को चेक करती है। उसकी बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा ठीक होती है, इसलिए वो अपने हाथ में तुरंत एक पिल निकालती है और उस पिल को तुरंत खाने ही वाली होती है। तब तक चूफेंग उसे रोक देता और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस पिल को नहीं खा सकती। वह लड़की बोलती है, ऐसा क्यों? वहाँ पर चूफेंग बोलता है, तुम्हारी बॉडी में स्नेक का जहर है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम जो इस टाइम गोली खा रही हो ना, वो आइस से रिलेटेड है, और अगर जहर और आइस आपस में मिलेंगे ना तो तुम्हारी बॉडी में और भी ज्यादा जहर फैल जाएगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। वहाँ पर वो लड़की कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता? वहाँ पर चूफेंग कहता है, चलो ये सब छोड़ो। उसके बाद जो चूफेंग होता है वो तुरंत अपने हाथ में एक मेडिसिनल प्लांट को लाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस मेडिसिनल प्लांट से तुरंत वहाँ पर पिल्स बनाने लगता है। वो लड़की काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि चूफेंग के जो हाथों में प्लांट था वो काफी ज्यादा एक नॉर्मल हर्ब थी, लेकिन चूफेंग जिस टेक्निक का यूज करके उस प्लांट को रिफाइन करके पिल्स बना रहा था वो काफी ज्यादा रेयर था। चूफेंग कुछ टाइम में एक पिल्स का निर्माण कर लेता है। चूफेंग कहता है, ये लो, इस पिल को खा लो और जल्दी तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चूफेंग के हाथों में उस पिल को देखती है और तुरंत समझ जाती है कि यह पिल कोई जहर काटने वाली बहुत ही खतरनाक दवा है, इसलिए वो तुरंत उस पिल को खा लेती है और तुरंत उसकी बॉडी से आभा निकलने लगती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारा जहर निकलने लगता है। वह लड़की तुरंत अपनी कल्टीवेशन को चालू कर देती है, जिससे उसकी बॉडी से सारा कचरा निकल जाता है और सारा जहर भी निकल जाता है। वहाँ पर वो लड़की शौक में चूफेंग को ही देखती है और वह शौक में चूफेंग से बोलती है, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकती हूँ? वैसे आप मेरा नाम क्या करेंगी जानकर? चूफेंग पूछता है। उसके बाद चूफेंग खड़ा होता है और कहता है, ये सारी बातें छोड़िए, आपको 1 से 2 महीने लगेंगे आपकी पूरी ताकत वापस पाने में। आपको घर जाना चाहिए और फिर से थोड़ी सी और दवाइयाँ लेनी चाहिए। वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो चूफेंग की तरफ देख कर कहती है, आपने मेरी जान क्यों बचाई? वहाँ पर चूफेंग तुरंत उस लड़की के पास जाकर उसके गाल को टच करते हुए बोलता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की की जान मैं नहीं बचाऊंगा तो मैं किसकी जान बचाऊंगा? चूफेंग यह बात बोलकर हंसने लगता। उसके बाद जो चूफेंग होता है वह गुफा से बाहर निकल जाता है और सीधे रू होंग पवेलियन में जाता है। वहाँ पर चूफेंग रू होंग पवेलियन को देख रहा था। वहाँ पर चूफेंग सोचता है, मुझे किसी भी हालत में रू होंग पवेलियन के हेड से मिलने की जरूरत है। तभी चूफेंग को एक लड़की नजर आती है जो रू होंग पवेलियन में ही जा रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस की मालिक लीफी थी। वहाँ पर चूफेंग कहता है, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है ये रूफोंग पवेलियन में ही हेड से मिलने जा रही है। मुझे इसकी मदद लेने की जरूरत है, वरना इस पवेलियन के गार्ड कभी भी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ पर चूफेंग तुरंत लीफी के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर लीफी चूफेंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चूफेंग कहता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वहाँ पर लीफी जैसे ही चूफेंग को देखती है वह कहती है, तुमने जो मुझे जहर खिलाया था ना, जल्दी से उसका एंटीडोट दे दो। वहाँ पर चूफेंग कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे दरअसल आपसे एक काम है। लीफी थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, पहले तुम मुझे जो तुमने मुझे जहर खिलाया था उसका एंटीडोट दो। वहाँ पर चूफेंग कहता है, तो चलिए मैं और आप एक सौदा करते हैं। अगर आप मुझे रूफोंग पवेलियन के हेड से मिलवाती हैं तो मैं बाहर आने के बाद आपको जो मैंने जहर खिलाया था उसका एंटीडोट दे दूंगा। वहाँ पर रूफोंग पवेलियन के हेड का नाम सुनकर वहाँ पर लीफी कुछ सोचने लगते और कहते, तुम आखिर उनसे क्यों मिलना चाहते हो? लेकिन वहाँ पर चूफेंग लीफी को कुछ भी नहीं बताता है। वहाँ पर लीफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर फिर वह चूफेंग के साथ रूफोंग पवेलियन के हेड से मिलने के लिए उनके पैलेस में चली जाती है। वहाँ पर वो लोग पैलेस के अंदर जा रहे थे। चारों तरफ बहुत ही बड़ी आर्मी नियर बहुत ही सारे लोग खड़े थे। वो सारे लोग चूफेंग को देखकर कहते हैं, अरे ये तो चूफेंग है ना, चू फैमिली का। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे हाँ ये तो वही नालायक है, लेकिन इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है,
ना ही कल्टीवेशन कर सकता है, तो आखिर ये रूफेंग पवेलियन के महल में क्या कर रहा है? और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि यहाँ की ऑक्शन हाउस की लेडी उसके साथ क्यों चल रही है। उसके बाद हमें चूफेंग को दिखाया जाता है जो रूफेंग पवेलियन के हेड की तरफ देखता है। रूफेंग पवेलियन के हेड पर और थोड़ी सी छाती और हाथ पर एक अजीब सा मार्क बना हुआ था। वहाँ पर चूफेंग इस मार्क को देखकर कहता है, अरे ये तो एक कर्स। इस कर्स की वजह से रूफेंग पवेलियन के हेड अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर चूफेंग जाकर तुरंत रूफेंग पवेलियन के हेड को ग्रीट करता है। वहाँ पर रूफेंग पवेलियन के हेड चूफेंग को देखकर कहते हैं, चूफेंग तुम ऑक्शन हाउस की लेडी के साथ यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा नालायक बंदे हो। वहाँ पर चूफेंग इनकी बातों का बुरा नहीं मानता और तुरंत उनकी तरफ देखकर कहता है, अरे आपकी बॉडी पर ये जो अजीब सा निशान है, क्या यह बहुत ही बड़ा कर्स है जिससे आपकी मेरिडियंस को दबा दिया गया है और आपकी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रही है? कर्स मार्क की वजह से आप अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर पवेलियन हेड यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर चूफेंग कहता है, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। वहाँ पर पवेलियन हेड कहते हैं, सारे लोग यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर तुरंत ऑक्शन लेडी और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर पवेलियन हेड बोलते हैं, अरे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इस पूरे टाउन में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे कर्स मार्क को देखकर यह बता सके कि यह एक कर्स मार्क है। तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? वहाँ पर चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पवेलियन हेड से बोलता है, मैं आपके कर्स मार्क के बारे में ही नहीं बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि आपके कर्स मार्क को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह बात सुनकर पवेलियन हेड को विश्वास ही नहीं होता और कहते हैं, क्या पागलों आती बातें कर रहे हो? इस मार्क को कोई नहीं हटा सकता। जिसने यह मार्क दिया है केवल वही हटा सकता है, या कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर ही है या अल्केमिस्ट ही ऐसा कर सकता है। वहाँ पर चूफेंग कहता है। चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है पवेलियन हेड को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। उसके बाद चूफेंग तुरंत अपने पास से एक शीशी निकालता है और कहता है, इसमें एक लिक्विड भरा पड़ा है जिसका उपयोग करने से आपका ये जो मार्क है वो हट सकता है। वहाँ पर पवेलियन हेड चूफेंग की शीशी को थोड़ी सी अजीब नजरों से देखते हैं। वहाँ पर चूफेंग बोलता है, अरे आप बिना किसी चिंता के इसे पी सकते हैं, इसमें कोई भी जहर नहीं है, मुझ पर विश्वास करिए थोड़ा। वहाँ पर पवेलियन हेड चूफेंग के हाथों से शीशी लेते हैं। उसका निरीक्षण करने के बाद वह तुरंत उस शीशी को पी जाते हैं। पवेलियन हेड जैसा ही उस शीशी को पीते हैं उनकी बॉडी में अचानक से एक रोशनी चमकने लगती है और उनके शरीर पर जो सारे मार्क बने हुए थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और कुछ ही टाइम में सारे कर्स मार्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और पवेलियन हेड की धीरे धीरे कल्टीवेशन भी बढ़ने लगती है। वहाँ पर चूफेंग पवेलियन हेड की तरफ देखकर बोलता है, यह जो दवाई थी वह केवल टेम्परेरी इसका इलाज कर सकती है, लेकिन मेरे पास इसका परमानेंट इलाज भी है। पवेलियन हेड चूफेंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर वह जानते थे कि चूफेंग उनका इलाज ऐसे तो करेगा नहीं। वहाँ पर पवेलियन हेड बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ पर चूफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा और चू क्यूंग का 3 महीने बाद मुकाबला होने वाला है, तो आप उसमें आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चू क्यूंग को हरा दूंगा ना तो उसके फैमिली वाले या उसने कुछ बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की होगी। मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए मेरी फैमिली में आए और इस फाइट में शामिल हो। वहां पर तुरंत पवेलियन हेड बोलते हैं, मैं जानता हूं कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन क्षमता भी नहीं है, तो मैं वहां पर क्यों आऊं? तुम्हारा हारना तो पक्का ही है। वहां पर चूफेंग कहता है, किसने कहा कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता? वहां पर चूफेंग तुरंत अपनी कल्टीवेशन उन्हें दिखाता है। वहां पर पवेलियन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो? वहां पर चूफेंग कहता है, आप अपना वादा याद रखिएगा। उसके बाद वहां पर पवेलियन हेड बोलते हैं, ठीक है, मैं 3 महीने बाद तुम्हारी फैमिली में जरूर आऊंगा इस फाइट को देखने। उसके बाद वहां पर चूफेंग कहता, तो ठीक है, 3 महीने बाद मिलते।
3 महीने बाद मैं आपके इस कर्स सील से आपको छुटकारा दिला दूंगा। चू फेंग पवेलियन से बाहर जाने लगता है, तभी वहाँ पर लीफी चू फेंग के पास आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें रू फेंग पवेलियन के हेड से मिला दिया, अब जल्दी से तुम मुझे मेरी जहर का दवाई दे दो। वहाँ पर चू फेंग तुरंत ली फेई के पास जाता और कहता है, सभी आदमी झूठे होते हैं, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। यह बात बोलकर वहाँ पर चू फेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। यह बात सुनकर वहाँ पर लीफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम अपने वादे को ऐसे नहीं तोड़ सकते, तुम्हें मुझे एंटीटोड देना ही होगा। लेकिन चू फेंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लीफी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और हमें ऊपर जस्ट रू फेंग पवेलियन के हेड को दिखाई दिया जाता है, जो चू फेंग को ही देख रहे थे और कहते हैं, लगता है 3 महीने बाद चू फेंग के मेंशन जाना ही पड़ेगा, आखिर मैं देखूं इस लड़के में क्या टैलेंट है। उसके बाद हमें चू फेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चू फेंग की बहन और उसकी छोटी बहन घर पर खाना खा रही थी। चू फेंग वहाँ पर पहुँचता है। चू फेंग अपनी बड़ी बहन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी बॉडी की हालत कैसे है। वहाँ पर उसकी बहन बताती है, मैं ठीक हूँ और मेरी कंडीशन भी अब काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद चू फेंग उन सभी से बातें करने के बाद अपने कमरे में कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। चू फेंग कमरे में अकेले बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तुरंत कल्टीवेशन करते करते चू फेंग अपने सी ऑफ सोल में पहुंच जाता है, जहां पर चू फेंग ने मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन के सामने पर्पल स्पिरिट ग्रास को लगाया था। चू फेंग तुरंत पर्पल स्पिरिट ग्रास को अपने हाथ में उठाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए पर्पल स्पिरिट ग्रास को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर्पल स्पिरिट ग्रास की वजह से चू फेंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक आभा निकलने लगती है और जल्दी जल्दी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। चू फेंग के चारों तरफ बहुत ही तेज ऑरा घूमने लगता है और जल्दी चू फेंग लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करके लेवल 6 पर पहुंच जाता है। वहाँ पर चू फेंग मनी मन सोचता है कि अभी कंपटीशन में 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी एक भी महीने कंप्लीट नहीं हुए और मैं लेवल 6 तक पहुंच गया हूँ। चुई किंग लेवल 6 पर है, मुझे थोड़ी सी जाकर बाहर ट्रेजर हॉल में कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स को देखना चाहिए ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट को भी बढ़िया कर सकूं। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो तुरंत मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के लिए चू फैमिली के ट्रेजर हॉल में जाने लगता है, जहां पर चू फैमिली के कुछ बंदे बैठे होते हैं और चू फेंग को ट्रेजर हॉल में जाता हुआ देखकर कहते हैं, अरे ये कमजोर और नालायक भी ट्रेजर हॉल में मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के लिए जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि यह प्रैक्टिस कर पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे मुझे तो नहीं लगता ये अपना फिर से सर्वर फोड़वाएगा या बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और वो लोग चू फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर चू फेंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ट्रेजर हॉल के अंदर चला जाता है। चू फेंग वहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक को देखता है। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करके आसपास के एरिया को स्कैन करता है, तभी उसका मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन एक टेक्निक की तरफ दिखाता है। चू फेंग वहाँ पर जाता और उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर 2 टेक्निक थी। वहाँ पर चू फेंग कहता है, अरे यहाँ पर तो 2 टेक्निक है। वहाँ पर चू फेंग कहता है, मेरा मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन बता रहा है तो ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक होंगी, मुझे यही टेक्निक चूज करनी चाहिए। चू फेंग उन्हीं दोनों टेक्निक्स को लेकर ट्रेजर हॉल के एल्डर के पास जाता और कहता है, एल्डर मुझे यही टेक्निक्स चाहिए। वह बूढ़ा एल्डर चू फेंग की टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है, चू फेंग बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी बड़ी होगी तो तुम्हें यह टेक्निक नहीं चूज करनी चाहिए। तुम जानते हो ना यह टेक्निक्स अधूरी हैं, यहाँ तक कि चू फैमिली के एल्डर्स भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निक्स में बहुत सारी गलतियाँ और यह टेक्निक पूरी भी नहीं है, तुम्हें कोई और टेक्निक चुननी चाहिए। लेकिन चू फेंग उस एल्डर से कहता है, एल्डर बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये टेक्निक पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर वो एल्डर चू फेंग की बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, अगर तुम इस टेक्निक को चाहते हो तो तुम इस टेक्निक को ले सकते हो। इन दोनों टेक्निक्स को तुम्हें 6 महीने में वापस करना होगा। वहाँ पर चू फेंग कहता है, ठीक है एल्डर। उसके बाद चू फेंग होता हूँ टेक्निक्स को लेकर ट्रेजर हॉल से बाहर जाने लगता है। अभी चू फेंग के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि चुई किंग के भाई होते हैं। वो लोग चू फेंग को कल्टीवेशन टेक्निक को ले जाता हुआ देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये नालायक भी अब कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा, मुझे तो नहीं लगता है। चलो चुपचाप चू फेंग, जो तुमने कल्टीवेशन टेक्निक चुनी है ना
वो मुझे मेरे हाथ में दे दो और मेरे सामने बैठकर घुटने पर माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। यह बात बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। चू फेंग उनकी तरफ देखकर कहता है, अब कुत्तों की भौंकने पर भी मैं उनकी बातों को मानता तो चलूंगा नहीं। यह बात सुनकर चू किंग का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कुत्ता कैसे काटता है। उसके बाद वह तुरंत अपने साथियों से चू फेंग पर अटैक करवा देता है। वहाँ पर चू फेंग अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। चू फेंग अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से आसपास के पत्थरों को हवा में उड़ाकर सीधे चू किंग की भाई पर अटैक कर देता है। इस अटैक में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी कि क्वीन के सारे साथी जाकर सीधे जमीन पर गिरते हैं। इस नजारे को देखकर चू किंग का भाई इतना ज्यादा शॉक हो जाता और कहता, तुम कल्टीवेशन करना कैसे सीख सकते हो? उसकी पूरी बॉडी से एकदम बहुत ही ज्यादा पसीना निकलने लगा था, क्योंकि उसने चू फेंग की कल्टीवेशन देख चुकी थी। वहाँ पर चू फेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक मुक्का सीधे क्वीन ब्रदर के पेट पर मारता है, जिससे क्वीन ब्रदर सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। चू किंग का भाई बोलता है, मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं चू फेंग। वहाँ पर चू फेंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तेरे भाई को 3 महीने बाद मैं ऐसा धोऊंगा ना कि वह तुम्हारी जगह 3 महीने बाद लेटा होगा। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय बाय।